हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो अब हम शुरू करेंगे अपना हिस्ट्री का सेशन। तो हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि जो इतिहास क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन, मोटा मोटी भाषा में इतिहास कहते हैं किसको है, और हिस्ट्री में क्या, जो हिस्ट्री है वो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। तो हमने जो शुरू किया था, हमने बताया था कि हमने अपनी हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है: मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हमने बताया था कि क्यों हमने अपनी जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड करने की, 3 पार्ट में डिवाइड करने की नौबत आ गई, और क्या रीजन थे हमने इसको डिवाइड किया। और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि क्या क्राइटेरिया थे, कि मतलब कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट जिनसे हम डिसाइड कर सके कि हाँ अब मॉडर्न इंडिया शुरू हो गया, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हाँ अब मिडाइवल इंडिया शुरू हो गया, और हाँ ऑफ कोर्स जो हिस्ट्री नॉन है वो जहाँ से शुरू होती है उसको हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री जब शुरुआत की थी तो हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो थे वो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन हमने एक जो वाइडली डिस्कस पर्सपेक्टिव है कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, वाज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो हमने उसमें कहाँ से शुरू होता है, जो डाउनफॉल, औरंगजेब की डेथ हो जाती है अहमदनगर में 1707 में। उसके बाद उसके जो बेटे हैं 3, मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच में एक उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन थ्रोन पे बैठेगा, जो हमेशा मतलब एज यूजुअल था उस टाइम पे कि लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो लड़ाइयाँ होती हैं तीनों की, जिसमें क्या होता है, मुअज्जम फाइनली जीत जाता है और वो बहादुर शाह प्रथम हम कहते हैं, क्योंकि एक बहादुर शाह नाम एक टाइटल से एक और मुगल एम्पायर हुए थे, तो बाद में होते हुए उनको बहादुर शाह जफर बोला जाता है, सेकंड बोला जाता है, और इनको बहादुर शाह फर्स्ट बोला जाता है। तो उस समय जो बादशाह बनता था मुगल एम्पायर में, तो वो एक टाइटल होल्ड करता था। जैसे अकबर है, अकबर नाम नहीं था, ठीक है, अकबर एक टाइटल था। ठीक है, जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, आपने सुना होगा, तो जलालुद्दीन और मोहम्मद अकबर दिस द टाइटल। ठीक है, जो नाम था अकबर का वो कुछ और था। उसी तरह जब मुअज्जम जीत जाता है तो वो मुअज्जम नाम से नहीं बैठता है, टाइटल ले लेता है बहादुर शाह का, तो उसके नाम से वो मुगल थ्रोन पे बैठता है, पीकॉक थ्रोन पे, जिसको बोला जाता है मयूर सिंहासन भी बोला जाता है, उस पे बैठता है। और 1707 से लेके 1712 तक वो रूल करता है। 1712 में क्या होता है कि उसको मार दिया जाता है, और जो जहांगीर शाह है वो मुगल जो थ्रोन है उसको एक्सेस कर लेता है जुल्फिकार अली की मदद से। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, एक नंबर का बेवकूफ होता है। ठीक है, उसको रूल करना आता नहीं है, यासियां करते रहता है। तो इसी से गुस्सा हो जाता है। जो अमीर वहाँ के लोग होते हैं, जो दरबार में रहने वाले लोग होते हैं, वो उससे खुश नहीं रहते हैं। तो इसी बीच में क्या कहते हैं, जो आजम है उनका बेटा जो फर्रुख सियार है उसकी हत्या कर देता है सैयद बंधुओं की हेल्प से। जहांगीर शाह की हत्या करके वो खुद मुगल बादशाह बन जाता है। और जो फर्रुख सियार है, ठीक है, वो एक तरह से वाइज है लेकिन कायर है, कावर्ड है, डिसीजन नहीं ले पाता। उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। दूसरा, उससे जो थ्रोन मिला है, मुगल थ्रोन पे जो बैठा है वो कुछ लोगों की, सर्टेन पीपल की हेल्प से बैठा है। जो सैयद बंधु थे, अली, जिनको हुसैन अली वगैरह थे, इनकी हेल्प से थ्रोन पे बैठा था। तो अब जो तुम्हें थ्रोन पे बिठाएगा, जो किंग मेकर होगा, वो तुम्हें कभी एब्सोल्यूट पावर नहीं देगा। तो फर्रुख सियार की दिक्कत ये थी कि वो डिसीजन नहीं ले पाता था, इसी कारण उसको क्या कहा जाता था, घृणित कायर बोला जाता था। एट लास्ट क्या होता है कि जो फर्रुख सियार है वो कुछ थोड़ा सेल्फ रिलायंस बनने की कोशिश करता है और अपने खुद के डिसीजन लेने की कोशिश करता है। और जो सैयद बंधु होते हैं, जो किंग मेकर, जिन्होंने उसको मुगल बादशाह बनाया रहता है, उनको वो एक साइड करने की कोशिश करता है। तो सैयद बंधुओं को ये बात अच्छी नहीं लगती है। तो सैयद बंधु क्या करते हैं, सैयद बंधु उसकी हत्या करवा देते हैं
जो सैयद बंधु है उसकी हत्या करवा देते हैं। किसकी मदद से? मराठाओं की मदद से। ठीक है, फर्रुखसियर मारा जाता है और सैयद बंधु फर्रुखसियर की जगह पे एक पपेट किंग, पपेट जो मुगल एम्परर होता है, सैयद बंधु का पपेट होता है, रफी उद्दरजात, उसको थ्रोन पे बिठा देते हैं। हालांकि वो बहुत छोटे समय तक रहता है, उसके बाद जो तुम्हारा मोहम्मद शाह है वो उसको एक्सीड कर लेता है। तो हिस्ट्री में रफी उद्दरजात इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि ये मुगल बादशाह रहे थे। रफी उद्दरजात को इसलिए जाना जाता है कि ये सबसे शॉर्ट सर्विंग मुगल एम्परर थे। तो हिस्ट्री में रफी उद्दरजात की अचीवमेंट बस दो ही हैं, एक तो ये मुगल बादशाह बने और दूसरी सबसे शॉर्ट सर्विंग मुगल, क्या कहते हैं, मुगल एम्परर थे। और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल एम्परर कौन थे? औरंगजेब। लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल एम्परर। ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर बेसिकली आप याद रखेंगे। ठीक है, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल एम्परर? दैट इज औरंगजेब। हु इज द शॉर्ट सर्विंग मुगल एम्परर? दैट इज रफी उद्दरजात। ठीक है, बहुत बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए आई थिंक इनका जो टेन्योर था वो महीनों में नहीं, दिन में हुआ करता था। ठीक है, तो 1793 के समथिंग ये मुगल बादशाह होते हैं। ठीक है, और इनकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं रहती है कि बच्चे रहते हैं। रफी उद्दरजात के बाद जब रफी उद्दरजात को लोगों ने क्या कहते हैं खारिज कर दिया और बहुत से अमीर, जब उनको लगने लगा कि भाई जो ये तो एक तरह से रफी उद्दरजात को एकदम पपेट है, बच्चा है, उसको क्या शासन चलाना आता है, वो क्या जाने शासन चलाना। ठीक है, तो वहां के जो अमीर वगैरह लोग थे वो नाराज हो गए, दरबारी लोग, और उन्होंने रफी उद्दरजात को हटा दिया। इसके बाद टाइम आता है मोहम्मद शाह। ठीक है, 1719 से ऑलमोस्ट 1748 तक रूल किया इन्होंने। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग मुगल एम्परर रहे ये। ठीक है, पपेट थे, लेकिन इनके टाइम पे, इनके टेन्योर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है ना कि इनको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि सबसे पहली बात तो कि इनके बारे में थोड़ा पर्सनल लेवल पे इनकी जान लेते हैं। इनको बोला जाता है रंगीला या रंगीला बादशाह। ठीक है, रंगीला बादशाह मतलब क्या था, अय्याश टाइप के थे। इनके हरम में बहुत सारी औरतें रहती थी और भाई दिन रात दरबार में लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, दरबार में लोग सिंसियर डिस्कशंस होते हैं। इनके दरबार में क्या होता था, नाच गाना होता था, इसलिए इनको रंगीला बादशाह भी बोला जाता था। हालांकि मतलब कुछ हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट मुगल एम्परर। लेकिन इनकी कमी क्या बताई जाती है कि भाई बहुत बुद्धिमान था और बहुत तेज भी था। ठीक है, और बहुत तेज तर्रार भी था। लेकिन सिर्फ नहीं था इनके पास कुछ, अगर कुछ चीज की कमी थी वो थी पावर। क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में।
और 1719 में ये बादशाह बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 सालों में मुगल साम्राज्य इतनी तेजी से स्प्लिट होता है कि जो मुगल बादशाह उसकी कोई पावर ही नहीं रह जाती है। ठीक है, मान लो इन्होंने दक्कन के सरदार को बोला कि भाई ये काम कर दो, उन्होंने कहा नहीं कर रहे। उन्होंने कैसे नहीं करोगे, हम मुगल बादशाह हैं। उन्होंने कहा मुगल बादशाह हो गए तो अपनी जगह हो गए, हम अभी छोड़ छाड़ के अलग हो जाएंगे, हम तुम्हारी टेरिटरी में जुड़े हैं ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो मतलब क्या था, इनको लोग मतलब इतनी सत्ता इतनी डिसेंट्रलाइज हो चुकी, लोग इतना मतलब एक तरह से आजादी के लिए, आजादी मतलब उनकी पर्सनली आजादी थी, सरदारों की आजादी बोलते हैं, आजाद होने के लिए इतने आतुर थे कि मतलब ये फिर कुछ कर नहीं पा रहे थे। 12 सालों में भी तेजी से मुगल एम्पायर की जो मुगल पावर थी ना वो इतनी तेजी से डिक्रीज हुई, इसका डाउनफॉल इतनी तेजी से हुआ कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि औरंगजेब के टाइम पे मुगल सत्ता इतनी पावरफुल थी कि मुगल सत्ता ने अंग्रेजों को हराया। क्या था कि अंग्रेज इस समय तक आ चुके थे, अंग्रेज तो खैर अकबर के टाइम तक आ चुके, अकबर के टाइम पे भी आ चुके थे, लेकिन क्या था वो सिर्फ व्यापार करते थे। वो उन्होंने अपने मसाले खरीदे, बेचे, इंग्लैंड में कॉटन खरीदा, बेच दिया इंग्लैंड में, यूएसए में और अदर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में। तो बस उनका यही काम था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा कि जो एक्टिव पार्टनरशिप शुरू कर दी थी, वो शुरू कर दी थी औरंगजेब के का जब आधा टेन्योर हो चुका था एज ए एम्परर, तो अंग्रेजों ने जो था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनका शुरू हो गया था। तो जब औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है ना, तो औरंगजेब ने उनको कई बार उनको हराया। ठीक है, फॉर अ मोमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल कि गुजरात के पोर्ट पे गुजरात के पोर्ट से ये लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। इनको कुछ छूटें मिली हुई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि गुजरात के पोर्ट से ट्रेड करते करते ना इन्होंने वहां गुजरात के पोर्ट का जो था ना कंट्रोल लेने की कोशिश की। और लोगों से जब पोर्टुगीज वगैरह फ्रेंच वगैरह लोग आते थे उनसे ये टैक्स वसूलने लगे। औरंगजेब तक ये बात पहुंची थी, उन्होंने खदेड़ दिया था, उन्होंने भागो यहाँ से, मतलब मैंने तुम्हें यहाँ पे मतलब ट्रेड करने की छूट दे दी और तुम यहाँ मालिक बन के बैठ गए। ठीक है, ऐसा ये इंसिडेंट शाहजहां के टाइम पे हुआ था। तो अंग्रेजों ने एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के पास इतनी ताकतवर सेना थी और वो इतना उसका जो कंट्रोल था वो इतना कमाल का था ना कि चाहते भी लोग उससे अलग नहीं हो सकते थे। तो औरंगजेब के टाइम पे जितना पीक पे थी, जितना तेजी से पीक पे गई मुगल जो सत्ता थी, मुगल जो राइन था, औरंगजेब की डेथ के बाद एकदम स्लोप वे में नीचे आया है। तो 12 साल में सिर्फ इतना हुआ कि मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है। तो इसके बारे में बोला जाता था कि एक वाइज मुगल बादशाह था और मतलब इसके अंदर काफी कुछ कैपेसिटी थी करने की, लेकिन ये नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास पावर्स नहीं थी। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया कि ये रंगीला बादशाह थे, तेज तर्रार थे, लेकिन इनके पास पावर नहीं थी। रंगीला बादशाह थे तो मतलब दरबार में नाच गाना हो रहा है और कहीं मतलब इनको कोई मतलब नहीं रहता था। हाई होप ऐसा हो सकता है कि मतलब जब भी मुगल बादशाह बने हो और इन्होंने सच्चाई देखी हो कि अब तो कंट्रोल निकल गया, अब तो कंट्रोल गया हाथ से। वो दिन और थे जब मतलब हमारे बाप दादा जो वगैरह थे जो लाठी के जोर पे शासन करते थे, वो कुछ भी बोलते थे हो जाता था। हो सकता है इन्होंने रियलाइज कर लिया हो कि अब मेरे को होने से कुछ होने जाने से कुछ होने वाला नहीं है करने से। तो उन्होंने कहा ठीक है मुगल बादशाह बने तो अय्यासी ही कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या था ना कि एकदम अय्यासियों में डूब गए थे, कुछ करते वर्ते नहीं थे ये। इसी बीच में मैंने आपको बताया था कि जब औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब ने क्या था, जकड़ के रखा था, पूरे इंडिया को कंट्रोल करके रखा था। ऑलमोस्ट, नॉट ऑल इंडिया, इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट को कंट्रोल करके रखा था औरंगजेब ने। जब ऐसे औरंगजेब की डेथ होती है, मुगल एम्पायर जो है स्प्लिट होता है, वैसे ही क्या होता है जो कंट्रोल था ना, कंट्रोल कमजोर होता है और जो क्षेत्रीय रीजनल जो टेरिटरी थी ना, उन्होंने आजाद होना शुरू करने के बाद आजादी की मांग वो शुरू कर देते हैं। उसी का रीजन था जब मैंने बताया था औरंगजेब के बाद जब उनका बेटा बहादुर शाह द फर्स्ट जब मुगल एम्पायर बना था ना, तो उसने अपने जो फादर की बनाई जितनी पॉलिसी थी अपनी फादर की बनाई सारी रिपील कर दी, जजिया खत्म कर दिया उसने।
ठीक है। उसमें बस ये उसने बोल दिया कि अरे कोई कंट्रोल नहीं, कोई मुगल बादशाह नहीं, हम तुम बराबर है, तुम भी किंग हम भी किंग, अलग मत हो ना बस हमसे। तो यही एक रीजन था बहादुर शाह की जो पॉलिसी थी उसमें शिफ्ट का। अब वो जब इनको पता चला कि भाई मुगल बादशाह तो मैं बन गया और मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, तो ये भाई बन गया रंगीला बादशाह और यहां से करने शुरू कर दी। लेकिन इस समय में जो सैयद बंधु थे ना, रिमेंबर सैयद बंधु जिन्हें फारूक सियार जो मुगल मोहम्मद शाह से पहले जो बादशाह हुआ करते थे, उनकी हत्या करवा दी थी, किंग मेकर थे ये, ठीक है। एक तो बंदे के पास पावर नहीं है, ठीक है, ऊपर से जो बची कुछ पावर है उसको वही सैयद बंधु खाए जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा, उसने सबसे पहला काम किया, मोहम्मद शाह ने सबसे पहले आके इनकी हत्या करवाई, इनको मरवा दिया। उन्होंने कहा जो थोड़ी पावर बिल्कुल बची नहीं, जो थोड़ी मोड़ी बची है उसको तुम यूज कर रहे हो। तो जो सैयद बंधु थे, यहाँ पे जो सैयद बंधु का जो टाइम पीरियड है वो ओवर हो जाता है। जो मोहम्मद शाह है उनकी डेथ करवाते हैं, मरवा देता है। तो जैसे कि बताया भैया ये अय्यासियां करते रहते थे, तो जो रीजनल टेरिटरी थी जो स्वतंत्र होना चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, खुद का राज्य बनाना चाहती थी, उनको मौका मिल गया। तो अब देखो 1722 1724 1740, अब डाउनफॉल देखो औरंगजेब की डेथ के बाद कितनी तेजी से डाउनफॉल होता है। 1722 में अवध नाम का एक प्रोविंस हुआ करता था। जैसे अभी इंडिया में बहुत सारे प्रोविंस हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, कर्नाटका, वैसे ही मुगल एम्पायर जो था ना बहुत सारे प्रोविंस में बटा हुआ था, जिनमें से एक था अवध, जिसे आजकल लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है। अवध में जो सरदार थे सादत खान, ठीक है, इनने देखा कि भाई मुगल बादशाह तो मस्त है अपनी जिंदगी में अय्यासियां करने में, इन्होंने कहा मौका बढ़िया है, इंडिपेंडेंट हो जाओ। डिक्लेयर कर दिया इन्होंने इंडिपेंडेंट। इन्होंने कहा हम नहीं मानते मुगल बादशाह को, आज से हम इंडिपेंडेंट। तो अवध जो था इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और अवध हम ये क्यों और भी इंडिपेंडेंट तो और भी हुए, लेकिन हम कुछ दो तीन ही डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमको पता लगेगा कि मतलब ये जो इंडिपेंडेंस हो रही थी ना, इनने मुगल एम्पायर के जो ताबूत में ना कील ठोक दी एकदम से। अवध वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर। इसके बाद 1724 हैदराबाद, निजाम उल मुल्क, इनको बोला जाता है चिंग्लिज खान। ये हैदराबाद के सरदार हुआ करते थे। इनने देखा कि सादत खान जैसा इंसान, इसने मतलब ये मोहम्मद शाह मुगल बादशाह से नहीं डरा, मैं क्यों डरूं? ये तो जो निजामुल मुल्क था चिंग्लिज खान था, ये तो लड़ाका था मुगल सेना का, मतलब एक तरह से सेनापति था, सदर्न इंडिया था, उसका कमांडर था। उसने कहा मैं तो लड़ाका हूँ, मैं तो जनरल हूँ, मैं ही क्यों डरने वाला हूँ। इन्होंने भी हैदराबाद से बोल दिया कि अब से इधर मत आना, ये हमारा एरिया, हम हो गए इंडिपेंडेंट। थर्ड, बंगाल, ठीक है। बंगाल के जो सरदार थे, मुगल सरदार थे, मुर्शिद कुली खान, ये बंगाल के सरदार थे। इन्होंने देखा, वेट किया, 1740 आ गया, उन्होंने कहा जब ये इंडिपेंडेंट हो गए और 16 साल हो गए, मुगल बादशाह ने इनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा हम भी होंगे इंडिपेंडेंट। तो इस तरह 1722 में अवध, 1724 में हैदराबाद,
1740 में बंगाल ने अपनी ऑटोनॉमी की डिक्लेरेशन कर दी। अब ऑटोनॉमी का जब डिक्लेरेशन हो गया तो ऑटोनॉमी का डिक्लेरेशन से हमने कहा अरे हो गया ना, हो गया, लेकिन इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। इनका इम्पैक्ट ये पड़ा कि एक तो ये जो प्रोविंस टैक्स देते थे, बहुत सारा टैक्स मुगल बादशाह के पास जाता था, यहां से कलेक्ट होके, वो टैक्स खत्म हो गया। जो मुगल एम्पायर थी उसकी जो इनकम थी बहुत कम हो गई, बहुत माइन्यूट हो गई, बहुत तेजी से फॉल हो गई। तो जो गिरता हुआ मुगल साम्राज्य था, जो गिरता हुआ मुगल एम्पायर था ना, वो धड़ाम से आके गिरा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले स्टेट तो उसके हाथ से निकल गए। ठीक है, और जब इनकम कम हुई तो सेना भी, आर्मी भी कम होगी। भाई आर्मी फ्री में तुम्हारे लिए कोई जान देने थोड़ा ना आएगा, आर्मी को चाहिए पैसा, कैश, है ना। फ्री में तो कोई मरने आएगा नहीं तुम्हारे लिए, पैसा चाहिए उसको। अब इनकम हो गई कम तो आर्मी को देने के लिए पैसा नहीं इनके पास, तो इन्हें आर्मी क्या करना पड़ी? रिड्यूस करना पड़ी। ठीक है, आर्मी जब रिड्यूस हो जाती है तो पावर जो होती है ऑटोमेटिकली डाउनफॉल होने लगती है। मान लो भूटान है नो आर्मी, नाम मात्र की आर्मी है 50-60 हजार की। आई थिंक 50-60 हजार की भी आर्मी नहीं है। कौन डरता है भूटान से? कोई नहीं डरता भूटान से। और जब अरे मुगल एम्पायर का जो, अरे मुगल थे क्या? अरे मुगल आर्मी ही तो थे यार, है ना। उनसे उनका डर क्यों था? एक बड़ी सी आर्मी, कई तरह की आर्मी, मतलब हाथियों वाली आर्मी, फिर घोड़ों वाली आर्मी, फिर पैदल सेना, फिर आर्टिलरी। वो आर्मी ही खत्म हो गई, मुगल कहाँ बचने वाले हैं। ठीक है, तो मोहम्मद शाह की जो सत्ता थी, मुगल एम्पायर की जो सत्ता थी, वो एकदम कमजोर होने लगी। 3 यहाँ पे जो थे स्टेट के इंडिपेंडेंट होने से। तो इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ये 3 मेजर ऑटोनॉमी हुई, और भी बहुत ऑटोनॉमी हुई थी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती, क्योंकि उनसे अब छोटी मोटी रियासतें फ्री हो जाती है तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है ना। अब मोहम्मद शाह के काल में ही, अब मोहम्मद शाह के बारे में तो मेरे को 3 फैक्ट तो पता चले। अब ऑटोनोमस कब हुआ? 1722। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। हैदराबाद इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1724। और बंगाल इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1714। ठीक है, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। ठीक है, नोट करना है कर लो, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी आप केवल यहाँ पे सुने, आपको पीडीएफ में 19 से 20 पन्नों के पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसमें ये सारा कुछ आपको मिलेगा, बहुत और भी अच्छे तरीके से, ऑर्डर्ड तरीके से। तो आप अभी केवल एक हिस्ट्री को एक कहानी की तरह समझें। हिस्ट्री को मतलब जैसे क्या है, बहुत बोरिंग बना दिया गया है कि यार इसमें डेट रखनी पड़ती है, इसमें नाम रखने पड़ते हैं, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको बस कहानी की तरह आप सुनो। ठीक है, तो अभी हम मोहम्मद शाह को डिस्कस कर रहे हैं। 1719 में बादशाह बन गए हैं ये। ठीक है, बहुत अय्याश टाइप के, इसलिए इनको रंगीला बोला जाता है। ठीक है, इनसे कोई डरता वरता नहीं है, इसलिए लोग स्वतंत्र हो जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं। 3 स्टेट मैंने दिखाया आपको इंडिपेंडेंट हो गए हैं अभी। ठीक है, 3 स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अभी और भी इंसिडेंट होंगे, तो देखते हैं क्या क्या इंसिडेंट होंगे। अब मोहम्मद शाह के टाइम पे ना ये जो ऑटोनॉमी हुई ना, इस ऑटोनॉमी ने क्या करा? मोटिवेट करा कुछ लोगों को। कुछ लोग मोटिवेट हो गए, हमने कहा अरे इनसे तो
अपना जो एम्पायर है वही नहीं संभाल रहा, ये हमसे क्या लड़ेंगे। तो इससे दो लोग इससे इन लोगों से मोटिवेट हुए। पहले जो मोटिवेट हुए वो अंग्रेज हुए। अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि अब तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का खुल के टाइम आ गया करने का, और खुल के करेंगे। अब जो होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि कोई सेंट्रल पावर बची नहीं थी। दूसरा थे मराठी। मराठों को पहले भी मतलब इनसे बहुत प्रॉब्लम थी मुगल से, और अब तो इन्हें मौका मिल गया करने का कि जो मराठा लोग थे वो सपना देखने लगे, और ऐसा कहा भी जाने लगा कि नाउ मराठा इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, है ना। तो मराठा लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो टाइम आ गया है दिल्ली पे अटैक करने का।